नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, उनका नाम है प्रोफ़ेसर प्रसून दत्त सिंह। प्रोफ़ेसर प्रसून हमारे साथ जुड़े हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार से और बिहार बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर संस्कृत डिपार्टमेंट से हैं और वहाँ पर प्रोफ़ेसर हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वह है भारतीय ज्ञान परंपरा। और बिहार एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा है हमेशा से भारतीय ज्ञान परंपरा में। क्या आप इस पर कुछ फ़ोकस डालना चाहेंगे, लाइट डालना चाहेंगे सर? कि भारतीय ज्ञान परंपरा से हमारा मतलब वैसी ज्ञान की प्रविधि से है, वैसी ज्ञान की विधाओं से है, जो मूलतः भारत की परंपरा में हो, भारत की ज्ञान प्रणाली में हो और जिसमें भारतीयता का बोध हो। हम यदि देखें तो जितने भी ज्ञान के क्षेत्र हैं, वो और वैसे ज्ञान के क्षेत्र जो न केवल विद्या के क्षेत्र में, बल्कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को और हमारे जो जितने भी हमारे नियामक हैं, हमारा खान-पान, हमारा रहन-सहन, हमारी भाषाएँ, तो इन सबको जिस माध्यम से संरक्षण प्राप्त होता है, जिनका संवर्धन किया जाता है वो सभी क्षेत्र हमारी ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में आते हैं। विगत वर्षों में कुछ ऐसा हुआ कि हम अपनी उस प्राचीन परंपरा से कटते चले गए। हमारे युवा मित्र या फिर हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उन्होंने उस ज्ञान के संरक्षण को बहुत आवश्यक नहीं समझा। तो लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जिस परंपरा में वेदों के ज्ञान संरक्षित हैं, उपनिषदों के ज्ञान संरक्षित हैं, जिसमें वेद हैं, वेदांग हैं और दर्शन की एक लंबी परंपरा है, जी। साहित्य का एक बड़ा अक्षुण भंडार है जी सर। और भारत जो कि जिसका नाम ही है जो ज्ञान में रत हो। जी। भारत का मतलब ही होता है कि तो जो जो देश ज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे रहा हो, जी। माने विश्व के दूसरे देश जब शिक्षा की बात कर रहे थे, समझ रहे थे, तब हमारे यहाँ बिहार में शिक्षा के बड़े-बड़े संस्थान थे। जी। वो जब माने शिक्षा के क्षेत्र में घुटनों के बल चल रहे थे, तब हमारे यहाँ विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे जो जी। है और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो है विश्व की भारतवर्ष में रहे पहली हैं। विश्व की विश्व के पहली पहले यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय, हाँ। ऑक्सफोर्ड और बाकी विश्वविद्यालय जो है बहुत बाद के हैं। जी। तो भारत की ऐसी परंपरा है जी। और न केवल विश्वविद्यालयीय स्तर पर माने हमारे यहाँ देखिए ना, जो हमारे यहाँ चिकित्सा प्रणाली रही जी। है, जो हमारे यहाँ आज हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं और मेडिकल साइंस को हम अंग्रेजी भाषा में पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद का ज्ञान इतना बृहद ज्ञान रहा है जी। और उसकी वो इतनी साइंटिफिक है जी। कि लोग उसको पढ़ने-पढ़ाने वाले लोग बहुत कम हैं। जी। निश्चित रूप से उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हर स्तर पे प्रयास करना चाहिए और वो अब हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने है जी। 2020, उसके माध्यम से ये चीज़ें जो है ना वो एक फलक पे आई हैं। उसको असली जामा जो है ना इस माध्यम से पहनाया जा रहा है जी सर। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जी सर। और अन्य सभी जगहों पे। जी सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये सारा ज्ञान जो है हमारा संस्कृत भाषा में है जी, जी। और क्योंकि आप संस्कृत के प्रोफ़ेसर हैं, तो संस्कृत भाषा के डेवलपमेंट के लिए आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं सर? देखिए, ये निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे, हुँ। तो संस्कृत भाषा की तरफ हमारा ध्यान तो आकृष्ट होगा ही होगा। क्योंकि लगभग 15वीं शताब्दी तक हुँ। भारत का जो भी ज्ञान रहा है या भारत की जो भी विधाएँ रही हैं, वो सब कुछ संस्कृत में लिखी गई जी। हैं। ये आपको पता ही होगा कि 15वीं शताब्दी तक या अंग्रेज़ों के आने से पहले तक हुँ। मुगलों के आने और उसके स उस मध्य में भी संस्कृत हमारी शिक्षा का माध्यम है। संस्कृत जी। भाषा में हमारी जी। शिक्षा होती थी। जी। वो ठीक है कि आक्रमण हमारे यहाँ होते रहे और फिर अंग्रेज़ों ने हमारी शिक्षा नीति पे जो कुठाराघात किया हुँ। और हुँ। हमारी शिक्षा पद्धति को जिस तरह से बदला उन्होंने, हुँ। उसके बाद से हमारे यहाँ अंग्रेजीत का बोलबाला जो है ना बढ़ा। जी। लेकिन संस्कृत में तो है ही है।
माने जो भी परंपरागत ज्ञान है, जो जी। भी प्राचीन ज्ञान है, वो सब जी। संस्कृत भाषा में निबद्ध है। जी, जी। जी, क्योंकि ये सारा कुछ ज्ञान जो है संस्कृत भाषा में है और अब हमारे सामने एक नया चैलेंज या फिर एक नई चुनौती जो है वो एआई के रूप में आ रही है। हाँ, हाँ। तो क्या हम उसको एक टूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सर? देखिए ये तो एक बिल्कुल एक प्रौद्योगिकी की बात है, ये विज्ञान की बात है और विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हुँ, हुँ। अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की जो बात आप कर रही हैं, ये एक ऐसी विधा है कि हम इससे बच नहीं सकते हैं। जी। अगर हमें समय के साथ चलना है, हमें पूरे विश्व को कम्पीट करना है हुँ। और विश्व के साथ आँख में आँख मिला के बात करनी है, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। जी। तो संस्कृत पढ़ने वाले लोग और भारतीय ज्ञान परंपरा के लोग अब इस टेक्नोलॉजी से दूर हो जाएँ, तो ये एक कहीं न कहीं पलायन की बात होगी। जी। हमें उस टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा और उस टेक्नोलॉजी का कैसे कितना इस्तेमाल करना है, हुँ, उसके बारे में जो चुनौतियाँ हैं, उसके जो विशेषताएँ हैं, उसके जो लाभ हैं, उसकी जो हानि है, उससे हमें अपनी पीढ़ी को अवगत कराना है और वैसे लोग जो थोड़ी-सी टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, उनको समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है और हमें उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार करने की आवश्यकता है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की जब बात की जाती है, तो निश्चित रूप से अभी तो आगे आने वाले समय में 5-10 वर्षों में और ये टेक्नोलॉजी जो है ना किस जी। प्रकार का रूप लेगी, क्या-क्या इससे किया जा सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी। अब चीज़ें सामने आ रही हैं, आप देखिए आप जो भी चाहिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से 5 मिनट से भी कम में आपको सारी चीज़ जैसे कोई चीज़ जी। डाउनलोड होता है, वैसे वो चीज़ें जो है आपके सामने आ जा रही हैं। जी। उसका बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग होने की संभावना भी रहेगी। लेकिन हम टेक्नोलॉजी से बच नहीं सकते हैं और हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। जी सर, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। किस तरीके से वो हमारी ज्ञान प्रवाह को या ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रही है सर? देखिए, शिक्षा में सुधार के लिए हमने समय-समय पे बहुत सारी नीतियाँ बनाई, बहुत सारे कमीशन्स आए और कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे, उसको लागू भी किए गए और उसका प्रभाव भी पड़ा। मैं ये नहीं कहता कि उससे शिक्षा जगत को लाभ नहीं मिला, हुँ, हुँ। लेकिन किसी न किसी कारणवश अ अ, जो अपेक्षाएँ थी जी। शिक्षा नीति में जो भारतीय बोध की जो बात थी, वो किसी कारण से उस रूप में नहीं दिखती थी। जी। एक छोटा बच्चा जो होता है, जो अपनी माँ की गोद में जो भाषा सीखता है, उस भाषा में वो लगभग 3-4 वर्षों में उस अभिज्ञ हो जाता है। उस भाषा में वाक्य बनाता है, अपनी बातें संप्रेषित करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, हुँ, ज्ञान की बातें भी समझता है। जी फिर सर। जब हम उसको एक दूसरी भाषा में पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, तो वो एक भाषा का स्तर पर संघर्ष करने लगता है। जो जी। अंग्रेजी भाषा है, किसी दूसरी भाषा में हम उसको पढ़ने के लिए भेजें, जी। तो जो उसकी मातृभाषा नहीं है, तो जी। उसको अलग तरह के संघर्ष का सामना करना भाषा जी। का स्तर पर संघर्ष जी। करता है। जहाँ वो भाषा का ज्ञान उसको हो गया था, हुँ, अब ज्ञान की बातें जो आगे सीखता, हुँ, हुँ, अब वो एक भाषा के रूप में संघर्ष कर रहा होता है। हुँ। तो इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी प्राथमिक शिक्षा कम से कम भाषा अपनी मातृभाषा में दें बच्चों को और ये रिसर्च भी है जी। कि हमें जहाँ पे भाषा की पाबंदी से हटा के हुँ, हमें स्वतंत्र तरीके से अपनी भाषा में बात करने की आज़ादी दी जाती है, वहाँ पे लर्निंग प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया भी बड़ी तेज़ी से होती है जी। और वो बच्चे जो है ना, वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, जी। उनका मानसिक विकास भी ज़्यादा होता है। जी। तो इस रूप में जिन लोगों ने भी जो भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने के जो भी मेंबर्स रहे हैं जिनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, उन सब के प्रति जो है बहुत मन से आभार है कि सचमुच में इस शिक्षा नीति को यदि पूरे देश में ठीक तरीके से लागू किया जा सके, तो आमूल-चूल परिवर्तन जो है कुछ वर्षों में जो हम भारत को विश्व गुरु का सपना बनाने का संकल्प लेके चल रहे हैं, हम निश्चित रूप से उस संकल्प को प्राप्त कर सकते हैं। सर एक सवाल मेरे मन में यहाँ पर आ रहा है कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वहाँ पर संस्कृत भाषा 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती है, जी। सीबीएसई स्कूल्स में। तब तक तो वो दूसरी भाषाओं पे पकड़ बना लेता है बच्चा और उसका मन नहीं करता संस्कृत को पकड़ने का और उसकी वजह से हिंदी में भी बहुत त्रुटियाँ होती हैं। तो आपका क्या विचार है सर इसके ऊपर कि क्या फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट होनी चाहिए संस्कृत? देखिए, मैं संस्कृत भाषा का अध्यापक हूँ। क्योंकि सॉरी सर मैं बीच में रोक रही हूँ हाँ। क्योंकि ये हमारी मदर लैंग्वेज है एंड संस्कृत इज कॉल्ड टू बी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस वो सब भाषाओं की माँ भी है। देखिए
मैं संस्कृत भाषा का अध्यापक हूँ, अध्यापन करता हूँ और संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार में भी लगा रहता हूँ। जी, लेकिन मेरी एक स्पष्ट मान्यता है कि भाषा को थोपा नहीं जा सकता है। जी, थोपने से भाषा जो है ना बोझिल हो जाती है। जी। हम संस्कृत को थोपने का प्रयास ना करें। हुँ, हुँ। हम संस्कृत को इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करें, स्वाभाविक प्रवृत्ति बच्चों की जब संस्कृत में होगी, तो संस्कृत पढ़ेंगे। हुँ, आज हमको संस्कृत को आज के फैशन के ट्रेंड के साथ जोड़ना होगा। हमको आज कहीं न कहीं सिनेमा से भी संस्कृत को जोड़ना पड़ेगा, रोज़गार से बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, मार्केट की भाषा बनानी पड़ेगी, बैंकों की भाषा बनानी पड़ेगी। इसके लिए अ, सरकारी स्तर पे भी प्रयास आवश्यक हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षकों, महाविद्यालय के शिक्षकों और विद्यालय के शिक्षकों को भी अपने तरीके से काम करने की आवश्यकता है। और आपने जो कहा कि हिंदी से भी लोग दूर होते चले जा रहे हैं, हुँ, हुँ। तो ये तो विडंबना है और हमें अपने सोच को कहीं न कहीं परिवर्तित करने की आवश्यकता है कि जिन लोगों की रोज़ी हिंदी से चलती है, हुँ, जिन लोगों की जो लोग हिंदी की ही खाते हैं, वो फिर जो है हिंदी से दूर चले जा रहे हैं। हिंदी बोलने में उनको संकोच होता है, उनको लगता है कि उनकी गरिमा को ठेस पहुँच रहा है। जी, तो ये जो एक ये जो बोध है, इसको मैं कुंठा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इससे निकलना पड़ेगा, इस बोझ से जो है वो निकलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि मातृभाषा जो है हमारी, वो हमारे लिए गौरव का विषय होना चाहिए, वो हमारे लिए अभिमान का विषय होना चाहिए। जी, हमारी मातृभाषा भोजपुरी है, तो मुझे कहीं भी जिनको जो भोजपुरी भाषी हैं, उनके साथ भोजपुरी में संवाद करने में गौरव का बोध होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि संस्कृत भाषा ने भारत की और भारोपीय भाषा परिवार की लगभग सभी भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित करने का काम किया, संस्कृत भाषा ने। इस भाषा को सीखने में, बोलने में हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए अथवा हमें शर्म की अनुभूति होनी गर्व चाहिए? की होनी चाहिए। हमें तो गर्व होना चाहिए ना कि जी, जिस भाषा ने पूरे विश्व की भाषाओं को लगभग प्राण देने का काम किया, उनको शब्द प्रदान किया, उनको संवर्धित किया, उनको संरक्षित किया, जी, वो भाषा आज हाशिए पे क्यों है? जी। संस्कृत का साहित्य इतना हुँ, इतना इसमें प्रचुर साहित्य है, इतना क्लासिकल साहित्य है, इसका व्याकरण इतना वैज्ञानिक है। इन सब चीज़ों को यदि कोई समझे ठीक से, जी, अब देखिए कंप्यूटर की भाषा, हुँ। नासा अपने आधिकारिक जी, ये वो पे भी कहता है संस्कृत कि है, वो कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है और देखिए आने वाले समय में अ संस्कृत। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की जब बात होगी ना और ये जब बहुत व्यापक स्तर पे काम करेगा, तो आप देख लीजिएगा, मैं ये आज कह रहा हूँ, ये संस्कृत भाषा को माध्यम बनाना पड़ेगा और कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा के रूप में तो कही जा रही है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में भी संस्कृत का बहुतायत प्रयोग होगा, जी, क्योंकि संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि संस्कृत भाषा में जैसा बोला जाता है, वैसा ही लिखा जाता है। यहाँ पे कर्ता, क्रिया, कर्म किसी को वाक्य के विन्यास में हम कहीं भी रखें, अर्थ में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता है। अहम जी, पुस्तकम पठामि, जी, ये हम कहते हैं, तो पुस्तकम पठामि अहम, अहम पठामि पुस्तकम। हम कुछ भी कह देंगे, तो जो हम बताना चाहते हैं, जो अर्थबोध कराना चाहते हैं, वही अर्थबोध होगा। जी। तो ये संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता है। हुँ, हुँ। तो इस भाषा का कोई विकल्प नहीं है। बच्चे संस्कृत भाषा से दूर भागते हैं, तो उसके लिए बहुत चिंता की बात नहीं है। वो थोड़े बड़े होंगे, संस्कृत को 5वीं कक्षा से लागू किया जाए, लेकिन लागू किया जाए। चूँकि संस्कृत अब संस्कार की भाषा है ना। संस्कृत जो है वो और उनको बहुत रोचक तरीके से वो जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, हितोपदेश की कहानियाँ हैं और संस्कृत में आजकल तो बहुत संस्कृत भारती अभी बहुत बढ़िया काम कर रहा है संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए। तो उनके माध्यम से जो भाषा का प्रचार-प्रसार हो रहा है, उसमें उससे बच्चों को जोड़ा जाए, तो एक स्वाभाविक गति जो है लोगों की संस्कृति के प्रति बनेगी और और जो इससे दूर भागने वाले लोग हैं, उनको जोड़ा जाए, उनको समझाया जाए कि देखो ये तुम्हारी भाषा है, तुम्हारे सर देश इसके की लिए कोई भाषा है। टीचर्स ट्रेनिंग या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आप सजेस्ट करते हैं? हम लोग तो चलाते हैं, हम लोग अपने यहाँ कई स्तर पे जो है विश्वविद्यालय में कार्यक्रम चलाते रहते हैं संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए। हुँ, हुँ। अभी जब इससे पहले जब मैं कभी झारखंड में था, तो वहाँ पे 1000 घरों में संस्कृत पहुँचाने का संकल्प लेके हम लोग एक 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 ये चलाए थे। तो समय-समय पे इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, बहुत से लोग संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। जी, तो सर। और इसका प्रभाव दिख भी रहा है। हुँ, हुँ। आज मैं कहीं पे किसी साक्षात्कार में था और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उस साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले लगभग सभी अभ्यर्थी धारा प्रवाह संस्कृत बोल रहे थे।
तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चाहे जिस रूप में भी हो, लेकिन भाषा का प्रचार-प्रसार तो हो रहा है। क्या सर लोगों के संस्कृत मुख में संस्कृत तो है। जी, आपको रोकते हुए यहाँ पूछ रही हूँ, क्या ये भाषा श्रुति श्रुति और स्मृति की भी भाषा है? ये तो श्रुति की भाषा है ही। जी, ये तो परंपरा से चलने वाली भाषा है ना। संस्कृत का जो सबसे प्राथमिक ग्रंथ कहें वो क्या है? वेद है। जी, और वेद तो श्रुति परंपरा से चली है। जिस तरह से हम लोग अभी बैठे हैं, इसी तरह से ऋषि हुँ, हमारे जो सन्यस्त लोग हैं, जो जी, महामानव लोग रहे हैं हमारी परंपरा के, वो सभी जो है प्रातः 4 बजे भोर में उठते थे और अपने वटुकों को, अपने यहाँ गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को जो है ना वेद की शिक्षा देते। परंपरा से वो विद्या चली आई जी, और वो हज़ारों वर्षों तक जो है ना ये विद्या परंपरा से, श्रुति परंपरा से चलती रही है। बाद में वेदों को पुस्तक के रूप में उसका संकलन हुआ है ना। जी, और वेद शब्द जो है उसका तो मतलब ही होता है, वेद धातु से घय प्रत्यय करके जो वेद शब्द बना है, इसका अर्थ ही होता है ज्ञान। तो ये एक ऐसा ज्ञान है जो कि प्राचीन ऋषियों ने, प्राचीन तपस्वियों ने जो अपने ज्ञान चक्षु से, अपनी अध्यात्म विद्या से या फिर अपने अंतःचक्षु से जिन चीज़ों को महसूस किया, जो प्रकृति के रहस्यों को महसूस किया, जो हमारे मानव मात्र के जो जीवन के नियामक हो सकते हैं, उन सबको जो महसूस किया वो हमारे सामने रखा। तो ये वेद जो है वो क्या है? ज्ञान है। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। जी, तो और उसकी एक बड़ी बड़ी लंबी परंपरा परंपरा है। रही है। जी, तो निश्चित रूप से है ऐसा। जी सर। सर, आपसे साक्षात करके बहुत मज़ा आया, मज़ा नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और समझने को मिली। नहीं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। अ, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, और फ्यूचर में हमें अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो हम दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। ज़रूर, ज़रूर। मुझे आपका भी बहुत अच्छा धन्यवाद लगा। सर। धन्यवाद। नमस्कार।